हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कंजंक्शंस के कुछ रूल्स व यूजेस के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम उससे आगे रूल्स व यूजेस पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी पिछली कंजंक्शन की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे अपने YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम देखते हैं नो सूनर देन। देखिए फ्रेंड्स, नो सूनर के बाद THAN देन का प्रयोग होता है, ना कि THEN देन या वैन। इन दोनों का यूज नो सूनर के बाद नहीं होता है, नो सूनर के बाद यूज होता है THAN। इसकी एरर एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। देखिए फ्रेंड्स, नो सूनर के बाद इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है? पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इन्वर्जन जब नो सूनर का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। जैसा कि सेंटेंस में पहले हेड का यूज है फिर आई का यूज है, ये इसको बोलते हैं इन्वर्जन। बट जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का यूज होता है। ये भी एरर एग्जाम्स में बहुत बार पूछी हुई है। अब इस सेंटेंस में एरर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, नो सूनर के बाद हमने अभी देखा है THAN देन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे वैन का यूज कर रखा है जो कि रॉन्ग है। वैन की जगह हम देन का यूज करेंगे और इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि जो गाड़ी थी वो चली गई। तो यहाँ नो सूनर के बाद हमें THAN देन का यूज करना है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रेन आउट। जैसे ही घंटी बजी स्टूडेंट बाहर की ओर भागे। तो इस सेंटेंस में एरर क्या है? इस सेंटेंस में एरर क्या है? जो THEN है ये रॉन्ग है, क्योंकि नो सूनर के बाद THEN नहीं THAN देन का यूज होता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रेन आउट। जैसे ही बेल बजी तो स्टूडेंट्स थे वो बाहर की तरफ भागे। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। नो सूनर के बाद THAN देन का यूज करना है और इन्वर्जन का यूज होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, तो ये भी एक मिस्टेक है। पहले हेल्पिंग वर्ब डिड फिर द बेल, और जो रैंग है सेकंड फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा क्योंकि हमने डिड का यूज किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हार्डली स्क्रेसली, उसके बाद वैन का यूज करना है। हार्डली के बाद वैन का यूज होगा, ना कि देन का यूज, या फिर बिफोर का यूज भी हम कर सकते हैं, बट देन का यूज हार्डली या स्क्रेसली के बाद हम नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, हार्डली हैड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग। तो यहाँ पे हार्डली के बाद भी इन्वर्जन का यूज होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, जो बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद जो कंजंक्शन है THAN का यूज है जो कि रॉन्ग है। हार्डली के बाद वैन का यूज करना है, या फिर हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड आई रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। स्क्रेसली द चाइल्ड हैड सीन द मदर व्हेन इट केम टू हर रनिंग। अब स्क्रेसली का यूज है, इसके बाद भी हम व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे व्हेन का यूज कर रखा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके बाद इन्वर्जन का यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे स्क्रेसली के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट दे रखा है जो कि रॉन्ग है। तो पहले जो हैड है हेल्पिंग वर्ब उसका यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा स्क्रेसली हैड द चाइल्ड सीन द मदर व्हेन इट केम टू हर रनिंग। जैसे ही बच्चे ने अपनी माँ को देखा वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अदर और रेदर के बाद THAN देन का यूज करना है। अदर के बाद देन का यूज होगा और रेदर के बाद भी देन का यूज होगा, बट का यूज नहीं होगा, वैन का यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ही हैज
नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ रीडिंग बुक्स। बुक पढ़ने के अलावा उसकी और कोई हॉबी नहीं है। तो यहाँ पे अदर के बाद बट का यूज है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। बट की जगह हम यूज करेंगे देन। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ रीडिंग बुक्स। बुक्स पढ़ने के अलावा उसकी और कोई हॉबी नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए रेदर का एक यूज देख लेते हैं। आई वुड रेदर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे रेदर का यूज है और रेदर के बाद THEN देन का यूज है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि रेदर के बाद THAN देन का यूज होता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई वुड रेदर डाई देन बैग। तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एज एंड सो एज। एज के बाद एज का यूज और सो के बाद एज का यूज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो इनमें सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों के बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। जो एडजेक्टिव की बेसिक फॉर्म है उसी फॉर्म में होगा। और एज और सो एज के यूज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सो एज का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, या नेगेटिव सेंस दिया हुआ हो तो हम सो एज का यूज करते हैं। और एज का यूज हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी। कहने का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम सो एज का यूज नहीं कर सकते, एज का यूज करेंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम एज या सो एज दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए ताकि अच्छे से समझ सको। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मोहन इज एज टॉलर एज सोहन। मोहन उतना ही लंबा है जितना कि सोहन। अब यहाँ पे एज के बाद एज का यूज दिया हुआ है और इसके बीच में जो एडजेक्टिव है ये कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म में है जो कि रॉन्ग है। जो इसकी फॉर्म होगी वो पॉजिटिव डिग्री की होगी। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा मोहन इज एज टॉल एज सोहन। मोहन भी उतना ही लंबा है जितना कि सोहन। एज और सो एज का मतलब होता है उतना जितना। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है सी इज सो इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। वो उतनी इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट का यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे सो और एज का यूज कर रखा है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। पॉजिटिव सेंटेंस में सो एज का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे सो एज की जगह हम एज का यूज करेंगे। सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। वो उतनी इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई है। तो यहाँ पे एज का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम सो एज का भी यूज कर सकते थे और एज का भी, दोनों करेक्ट होते। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, या फिर इस तरह बोल सकते हैं सी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। यहाँ पे दोनों सेंटेंस करेक्ट होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सो एज या एज दोनों का यूज हो सकता है, बट पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ एज का यूज होगा, सो एज का यूज नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऑल्दो या फिर दो, उसके बाद हम यट का यूज करेंगे। ऑल्दो का यूज हो या दो का यूज हो तो उसके बाद यट का यूज होता है, बट का यूज नहीं होता है। या फिर हम सिर्फ कोमा लगा सकते हैं अगर यट का यूज ना भी करें तो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऑल्दो या दो भी बोल सकते हैं। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो यहाँ पे ऑल्दो या दो इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बट का यूज हुआ है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। बट की जगह हम यूज करेंगे यट। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। या फिर यट का यूज ना करें तो सिर्फ कोमा का यूज हो तो भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ कोमा का यूज है तो भी सेंटेंस करेक्ट है। या फिर अगर कोमा और यट दोनों का यूज दे रखा हो तो भी सेंटेंस को हम करेक्ट ही मानेंगे। ऑल्दो ही इज पुअर फिर कोमा है, यट ही इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। और यट के अलावा अगर बट का यूज करें तो सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। ऑल्दो के बाद या तो हम किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कोमा का यूज करेंगे, या फिर यट का यूज करेंगे, और या फिर कोमा और यट दोनों का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वेदर और। वेदर के बाद हम और का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आई डोंट केयर वेदर यू गो एंड स्टे।
मुझे कोई परवाह नहीं चाहे आप रुको या जाओ। तो यहाँ पे वेदर का यूज है और वेदर के बाद एंड का यूज दे रखा है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। वेदर के बाद हम और का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप रुको या जाओ। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इट डजंट मैटर वेदर यू टॉक टू मी और नॉट। यहाँ पे वेदर है उसके बाद और का यूज है तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे नॉट है तो भी हम और का ही यूज करेंगे। इट डजंट मैटर वेदर यू टॉक टू मी और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप मुझसे बात करो या न करो। तो वेदर के बाद हमें और का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन के बाद एंड का यूज करना है। बिटवीन के बाद कंजंक्शन एंड का यूज होता है, प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं होता है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस बनता है इसका। जैसे एग्जांपल देखिए, मीट मी बिटवीन 9 AM टू 5 PM। 9 बजे से 5 बजे के बीच में मुझसे मिलना या मुझसे मिलो। तो यहाँ पे बिटवीन है और बिटवीन के बाद टू का यूज है जो कि रॉन्ग है। अगर यहाँ पे फ्रॉम होता तो टू का यूज होता। बिटवीन है तो बिटवीन के बाद हमें यूज करना है एंड। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा मीट मी बिटवीन 9 AM एंड 5 PM। 9 और 5 बजे के बीच में मुझसे मिलो। और अगर हमें टू का यूज करना है तो हमें बिटवीन की जगह फ्रॉम का यूज करना होगा। तो इसका सेंटेंस बनेगा मीट मी फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। 9 से 5 के बीच आप मुझसे मिलो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिटवीन के बाद एंड का यूज करना है और फ्रॉम के बाद प्रपोजिशन टू का यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लेस्ट एंड शुड। देखिए फ्रेंड्स, कंजंक्शन लेस्ट है उसके बाद हमेशा शुड का यूज होता है, किसी और मॉडल वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल इन एग्जाम। कठिन परिश्रम करो ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ। तो यहाँ पे लेस्ट का यूज है तो लेस्ट के बाद विल मॉडल का यूज है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम। कठिन मेहनत करो ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।